एक काल्पनिक गांव अजबपुर था। उस गांव में वैसे तो बहुत सारे किसान रहते थे, पर जिस किसान की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम था बंसी। उनके बाप का नाम ढोलक और उनकी अम्मा का नाम था बांसुरी। अरे भाई, मजाक कर रहे हैं? परिवार है, कोई बैंड पार्टी थोड़ी है जो बंसी ढोलक बांसुरी सब एक ही जगह मिल जाए। उनके बाप का नाम था मोहन और उनकी अम्मा रही लता देवी। खेती किसानी के अलावा बंसी दूध बेचने का धंधा भी करता था। ये धंधा उसे अपने पिताजी से विरासत में मिला था। मोहन ने अपनी पूरी जिंदगी भर ईमानदारी के साथ शहर जाकर दूध बेचने का काम किया था, पर बंसी का ईमानदारी से वही रिश्ता था जो सांप का नेवले से है। अजबपुर गांव जंगल के किनारे बसा हुआ था और इसी जंगल में एक विशिष्ट तरह का सांप पाया जाता था जिसे दूधिया सांप कहा जाता था। इसका नाम दूधिया इसलिए पड़ा क्योंकि ये सफेद था और इसका इलाज दूध से होता था। खैर, सांप पर हम वापस लौट। पहले देख तो ले कि बंसीलाल दूध बेचने जिसके यहाँ जा रहे हैं उनके दूध से कोई शिकायत है या नहीं। तो आपको लेकर चलते हैं बंसीलाल के ग्राहक मनमोहन के घर, जिनके घर पर बंसीलाल के पिता 20 साल से दूध दे रहे हैं। क्या बात है बंसीलाल, कभी कभी दूध भी दे जाया करो, रोज पानी लेकर ही आ जाते हो। कैसी बात करते हैं भैया, 21 साल से दूध दे रहे हैं आपके घर पर। बेटा, 20 साल तक दूध तो तुम्हारे बाप ने दिया, तुम तो पानी दे रहे हो, पानी। अरे कितना मजाक कर रहे हैं मनमोहन भैया, पानी कोई सफेद होता है क्या? आपने गाना नहीं सुना? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला उस जैसा। वही तो हम भी कह रहे हैं लल्लू कि तुम दूध में मिलाया पानी तो पानी का रंग हो गया सफेद, और वही सफेद पानी तुम हमें पिला रहे हो। अरे कैसी बात करते हैं मनमोहन भैया, हम पानी में दूध नहीं मिला रहे हैं। मेरा मतलब दूध में पानी नहीं मिला रहे हैं। वो क्या है ना, आजकल हमारी भैंस पानी ज्यादा पी रही है, शायद इसीलिए आपको लग रहा होगा ऐसे। बाकी हम अपनी अम्मा की कसम खाकर कह रहे हैं, पानी नहीं मिलाते हैं आपके दूध में। और भैया, अपनी अम्मा को कहो, मार रहे हो। चलो ठीक है, अब तुमसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। हम कभी तुम्हारे बाप से ही शिकायत करने जाएंगे। उनसे शिकायत करने का क्या फायदा है? शिकायत करना है तो बसंती से करो। हाँ, तो हम डरते हैं क्या बसंती से? कर देंगे। बसंती कौन है? तुम्हारी अम्मा है क्या? हमारी अम्मा नहीं है बसंती, हमारी भैंस है जिसका दूध आप लेते हैं रोज। दूध तो तुम देते नहीं, देते तो तुम पानी ही पानी, किसी हैंडपंप का देते होंगे। बसंती का दूध तो नहीं देते। खैर छोड़ो, जाने दो बात को। ये कहकर ग्राहक घर के अंदर चले जाता है और बंसीलाल अपने गांव की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे एक हैंडपंप दिखाई देता है, तो वो हैंडपंप में जाकर अपने बचे हुए दूध में और पानी मिला देता है ताकि रास्ते में अगर किसी को जरूरत पड़े तो वो दूध बेच सके। तभी उसका दोस्त झाड़ू मिलता है। अरे कहाँ हो भैया बंसीलाल, आजकल दिखाई नहीं देते। काहे भैया झाड़ू, अंधे हो गए हो क्या? हम तो यही हैं, फिर कैसे दिखाई नहीं देते? खैर ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हारे पास भी एक भैंस है और हमारे पास भी एक भैंस है। दोनों की भैंसें लगभग एक जैसी ही है, दूध देती है। हम केवल 10 घर में दूध दे पाते हैं और तुम 20-20 घर में दूध दे आते हो। ऐसा चमत्कार कैसे कर रहे हो भैया? गंगा मैया की कृपा है हमारे ऊपर, हम समझे नहीं भैया। अरे गंगा मैया और उसके पानी की ही तो कृपा है, वही तो हमारा दूध दुगना कर देती है। दोनों हंसते हुए अपने गांव की तरफ साइकिल में निकल पड़ते हैं। तभी पता नहीं किसी बात पर या शायद थकान की वजह से बंसीलाल साइकिल खड़ी कर सड़क के बाजू थोड़ी देर आराम करने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी उसे पीछे से आकर एक दूधिया सांप काट लेता है। हमने कहा था ना, ये सांप कहानी में वापस एंट्री करेगा, तो कर ली।
सांप काटकर तुरंत रेंगते हुए चला जाता है और उसे जाते हुए झाड़ू देख लेता है और सांप के डंक से कटने के बाद बंसीलाल वहीं गिर जाता है। झाड़ू और बंसीलाल दोनों इसी इलाके के रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें पता है कि दूधिया सांप का इकलौता इलाज दूध है। झाड़ू दौड़ा दौड़ा अपनी साइकिल पर जाकर देखता है तो उसके डब्बे में कोई दूध नहीं बचा है। तभी उसे याद आता है कि बंसीलाल भी तो दूध बेचता है, तो वो बंसीलाल की साइकिल में जाकर उसके डब्बे में दूध देखता है तो उसके डब्बे में आधा डब्बा भर के दूध बचा हुआ है। वो दौड़ के बंसीलाल को आकर दूध पिलाता है। बंसीलाल दूध पीता है पर उसकी हालत में कोई सुधार नहीं होता है। उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती जाती है। झाड़ू को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि इसका इकलौता इलाज तो दूध था और वो इसे दे चुका है। उसे शायद इस बात का ध्यान नहीं रहता कि बंसीलाल का दूध कम पानी ज्यादा है। इसमें लगभग 10% ही दूध है। बंसीलाल की हालत खराब होते होते बंसीलाल ऊपर को निकल लेता है और उसी दिन उनका अंतिम संस्कार उसी गंगा मैया के बाजू में कर दिया जाता है जिसका पानी मिलाकर वे दूध बेचा करते थे। बात बहुत सरल सी है। आपकी बेईमानी कभी न कभी वापस आपको नुकसान पहुंचाने जरूर आती है, तो अगली बार ध्यान रखिएगा इस बात का। अगली बार ऐसे ही किसी कहानी के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। आज की कहानी से हम सीखेंगे कि संघर्ष की क्या महत्ता है। राकेश को एक दिन झाड़ियों में तितली का कुकून मिला। उसने इसे अपने पास रख लिया। कुछ दिनों बाद एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। राकेश वहीं बैठ गया और घंटों तक देखता रहा। तितली अपने शरीर को उस छोटे से छेद में से निकालने के लिए संघर्ष कर रही थी। कुछ समय बाद उसका प्रयास बंद हो गया और ऐसा लगा कि कुछ अटक गया हो। तो राकेश ने तितली की मदद करने की ठान ली। उसने कैंची उठाई और बाकी का कुकून काट दिया। अब तितली आसानी से उस छेद से बाहर आई, पर उसका शरीर सूज गया था और छोटे से कटे फटे पंख बच गए थे। राकेश ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो इस उम्मीद में बैठा रहा कि तितली के पंख और विकसित होंगे और वो खुल के उड़ पाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। छोटे से पंखों और सूजे हुए शरीर के साथ रेंगते हुए उस तितली का सारा जीवन निकल गया और वो कभी भी उड़ नहीं पाई। राकेश दयालु जरूर था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि कुकून का छोटा सा छेद और उससे निकलने का संघर्ष तितली के बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी था। तितली के शरीर से उसके पंखों में द्रव भेजने का ये प्राकृतिक तरीका है। ये प्रक्रिया कुकून से बाहर आने पर तितली को उड़ने के लिए तैयार करती है। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जीवन के संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। बिना संघर्ष ना हम कभी आगे बढ़ सकते हैं और ना ही ऊंचाइयां छू सकते हैं। बिना किसी की मदद के आने वाली चुनौतियों का हल खुद ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।